हेलो प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने जीवन में, बहुत शानदार होंगे और आपके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी। आई नो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आसपास, बट हमने अभी तक जो है पढ़ना भी ज़रूरी है। और हमने अभी तक हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे, मैं आप लोगों को पेपर दिखा रहा था चंडीगढ़ टीजीटी का। चंडीगढ़ टीजीटी का 2024 में जो पेपर हुआ, 2024 में एसएसटी का जो पेपर था, एसएसटी टीजीटी का जो पेपर था 2024 का, वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे यहाँ मिलके। उसके हमने लगभग 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। हम लोगों की आप वीडियो जो है इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग जो हैं एक अलग से लिस्ट बनी हुई है, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख सकते हैं दोस्तों, चंडीगढ़ से रिलेटेड जितना भी स्टफ है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के जो 25 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो या किसी के पास कोई इनोवेटिव आइडिया आ रहा हो तो इस मंच के माध्यम से आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने बाकी के साथियों के साथ, क्योंकि हम लोग सब सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं। तो क्या आ सकता है 2024 के अगर क्वेश्चंस को देखें तो उनके आधार पे ऐसा क्या बनता है जो आने वाले आगामी 2026 की इस वैकेंसी में आ सकता है, वो आप लोग अपने थॉट्स यहाँ साझा कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को जो अभी तक 25 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन मिली है उसमें कोई डाउट हो, ठीक है, उसमें हमसे कोई गलती कहीं हो गई हो तो बताइएगा। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि गलती ना हो हमसे, ठीक है, बट स्टिल वी आर ह्यूमन बीइंग और हम बाकी के यूट्यूब पे उन हाँकने वाले लोगों में से नहीं है कि हम गलती नहीं कर सकते। तो ठीक है, बहुत सारी बातचीत ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट का बड़ा ध्यान रखा करो, नॉट अमंग द मेन बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी एक ऐसी बॉडी है, कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस की मेन बॉडी नहीं है। ठीक है, मेन बॉडी नहीं है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, बताइए। नॉट पूछा है, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसका पार्ट है भाई यूनाइटेड। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम होता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखना, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखना। हालांकि अब ये सब ठप हो गया है, पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी बनाए रखना। ठीक है, फिर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। क्या ये है दोस्तों? बताइए, तो क्या ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो हैं उनमें से एक है? बताओ भाई। नहीं, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक नहीं है। हालांकि ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, ये स्पेशलाइज्ड की कैटेगरी में रखी गई है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कैटेगरी से क्या मतलब है, वो ऑर्गन्स या वो बॉडीज़ जो किसी एक मकसद से बनाई गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका काम है एजुकेशन से रिलेटेड, साइंटिफिक टेम्पर से रिलेटेड और कल्चर वगैरह को जो है प्रमोट करना, तो इसीलिए ये यूनेस्को बनाया गया है। ये 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उसमें नहीं आता। ये किस कैटेगरी में आता है, ये विशेषकृत या फिर स्पेशलाइज्ड जो एजेंसी हैं उनमें आता है, ना कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में आता है। फिर देख लेते हैं जनरल असेंबली। ठीक है, जनरल असेंबली को देख लेते हैं। तो जनरल असेंबली तो यार चीफ, मतलब एकदम 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है। ठीक है, तो ये तो है भाई, तो इसमें नॉट पूछा है। ठीक है, ये है। द सेक्रेटरीट है कि नहीं भाई? ये बिल्कुल है। ये तो बल्कि सेक्रेटरी जनरल के द्वारा ही हेड की जाती है, सेक्रेटरी जनरल के द्वारा हेड की जाती है। सेक्रेटरी जनरल जो बनता है उसके द्वारा ही हेड की जाती है, तो ये है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लें, समझ आ गया ना भाई पूरा कॉन्सेप्ट। तो मैं थोड़ा और बता देता हूँ। देखिए, यूएन बेसिकली क्या है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 6 उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और बाकी ये उसके जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट
चीज़ों को जैसे जैसे वक्त के साथ उभरती गई वैसे वैसे उन्होंने कुछ अपने स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जो है बनाए, और उनका काम होता था उन स्पेसिफिक मुद्दों को डील करना, टैकल करना ओवरऑल इंटायर वर्ल्ड में। ठीक है, चलो दोस्तों 27th देख लेते हैं। 27th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 27th कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट। निम्नलिखित में से कौन राज्य के जैविक, ठीक है, जैविक जो सिद्धांत है उससे संबंधित है। ठीक है, देख लेते हैं भाई, प्लेटो के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो प्लेटो इसका सही आंसर है, पहली बात तो ये बता दूं। ठीक है, प्लेटो सही आंसर कैसे है भाई? प्लेटो वो व्यक्ति, वे फिलोसफर हुए जिन्होंने स्टेट की जो है तुलना वो जीवित शरीर से किया है, जीवित शरीर से किया है। ठीक है, जीवित शरीर से किया दोस्तों। ठीक है, ठीक है, उनका मानना था कि जो डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट जो हैं फंक्शंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो यही आइडिया जो इनका जीवित शरीर से जो तुलना की जो थ्योरी थी वही बाद में ऑर्गेनिक थ्योरी कहलाई भाई, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट कहलाई भाई। ठीक है, ऑफ स्टेट। ठीक है, लॉक की बात कर ले, लॉक का देख लें क्या कह रहे हैं ये। तो लॉक के बारे में दो चीज़ें मशहूर हैं, पहले बता देता हूँ। पहला तो ये बता देता कि ये नेचुरल राइट्स की जो बात करते हैं, नेचुरल राइट्स थ्योरी जो है, नेचुरल राइट्स थ्योरी जो है इन्होंने दी है। ठीक है, राइट्स थ्योरी। ठीक है, और दूसरा इनका जो है जो फेमस है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है भाई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है। तो इन दो चीज़ों के लिए जो है जॉन लॉक आपके जाने जाते हैं भाई। ठीक है, जॉन लॉक इनके लिए जाते हैं। मार्क्स के बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंदी वाले वर्जन में, देख लेना। मार्क्स के बारे में क्या फेमस है, मार्क्स के बारे में क्या फेमस है बता देता हूँ। तो ये बताते हैं कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है, स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये एक इंस्ट्रूमेंट है किसका? क्लास डोमिनेशन का, और क्लास डोमिनेशन और क्लास एक्सप्लॉइटेशन का। तो ये स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट बताते हैं, स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट बताते हैं, इंस्ट्रूमेंट बताते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ का काम कर रहा है? एक्सप्लॉइटेशन का। किस तरह के एक्सप्लॉइटेशन का? क्लास एक्सप्लॉइटेशन का। ठीक है, तो ये क्लास एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं। तो ये दो पार्ट हो गए इसको, नन ऑफ द अबव में तुम्हें क्या बताऊँ। ठीक है दोस्तों, चलिए 28th में आ जाते हैं दोस्तों। समझ आ गया ना भाई? प्लेटो आंसर है इसका 27th का, देख लेना। ठीक है, 28th क्वेश्चन देख लेते हैं भाई लोग। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कटा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ इसका। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि द स्टेट इज नेसेसरी एविल, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू द। तो जो स्टेट है, जो राज्य है, वो ही सबसे बड़ा अराजकतावादी है। तो इस स्टेटमेंट को देखना है क्या ये सही है गलत है, देख लेता है। ये किसकी वो थ्योरी है, रेफर करती है किसके लिए? अनार्किस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य का अराजकतावादी सिद्धांत की तरफ। ठीक है, क्या इसकी तरफ करता है? बताइए भाई। नहीं, मैं बता देता हूं। एनार्किस्ट जो है वो स्टेट को किस तरह से देखते हैं? वो कहते हैं स्टेट इज एन अननेसेसरी इविल। ठीक है, वो स्टेट को अननेसेसरी इविल कहते हैं, और वो कहते हैं कि ये अबॉलिश कर देना चाहिए, एंड इट शुड बी अबॉलिश्ड, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो अराजकतावादी कैसे देखते हैं? अराजकतावादी एक अननेसेसरी बुराई बताते हैं, स्टेट को अनावश्यक बुराई बताते हैं। हिंदी वालों को बता देता हूँ, अनावश्यक बुराई। ठीक है, आप देख लेते हैं लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट की बात कर लेते हैं। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट क्या कहता है? क्या लिबरल थ्योरी इसका ऑफ स्टेट इसका सही आंसर है? देख लेते हैं, चलिए आपको जवाब मिल जाएगा किस चीज़ की तरफ रेफर कर रहा है ये। लिबरल थ्योरी ऑफ ये क्या बात करता है? लिबरल मतलब उदारवादी विचारधारा जो है राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। ये क्या कहता है? राज्य इज अ नेसेसरी इवल, स्टेट इज नेसेसरी इवल बताता है ये। ठीक है, नेसेसरी इवल। ठीक है भाई, हिंदी वालों को बता दूं उदारवादी क्या मानते हैं? ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं भाई। ठीक है, आवश्यक बुराई मानते हैं। ये राज्य जरूरी है लेकिन इसकी शक्तियाँ सीमित होनी चाहिए। उदारवादी भी क्या कहते हैं? इसकी पावर्स जो है स्टेट की वो लिमिटेड होनी चाहिए दोस्तों, पावर्स शुड बी लिमिटेड। ठीक है,
शुड बी लिमिटेड। ये कहते हैं, कौन कहते हैं हमारे, ये उदारवादी कहते हैं। ठीक है भाई। पावर को क्या बात करते हैं ये लोग, लिमिटेड पावर होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या होनी चाहिए, सीमित पावर होनी चाहिए, सीमित। यार इतना तो आप लोग हिंदी इंग्लिश में समझ लोगे ना भाई। मार्क्सिस्ट थ्योरी का देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना भाई, मार्क्सिस्ट भी जरूरी है। ठीक है, मार्क्सिस्ट क्या कह रहा है, मार्क्सिस्ट के बारे में बता देते हैं। तो मैंने मार्क्सिस्ट के बारे में आप लोगों को पहले ही बताया कि वो स्टेट को क्या मानता है, वो स्टेट को एक क्लास डोमिनेशन के तौर पे देखता है, क्लास डोमिनेशन। और ये कहता है कि स्टेट क्या हेल्प करता है, स्टेट हेल्प करता है हमारी क्लास डोमिनेशन के साथ साथ क्लास एक्सप्लॉइटेशन का। तो स्टेट की मदद से जो एक क्लास होती है वो दूसरी क्लास की को एक्सप्लॉइट कर पाती है। तो ये जो थ्योरी है, ये जो बिलीफ है, ये मार्क्सिस्ट का है। अगर हम फासिस्ट, ये कम्युनिटेरियन थ्योरी को अगर देख लेते हैं थोड़ा सा, तो ठीक है, कम्युनिटेरियन थ्योरी को देख लेते हैं। सॉरी गाइस, कम्युनिटेरियन थ्योरी को देख लेते हैं। तो ये थ्योरी बात करती है कि जो कम्युनिटी है, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड गाइस, हाँ सॉरी गाइस। तो हम कहाँ थे गाइस, हम कहाँ थे, आई थिंक हमने 28 तक कर लिया था, है ना। 29th क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 29th क्वेश्चन देख लेता है। 29th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु डिफाइंस स्टेट एज अ ह्यूमन कम्युनिटी विच विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी क्लेम्स फॉर इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फिजिकल फोर्स। तो राज्य को एक ऐसा मानव समुदाय जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एक अधिकार का दावा करता है के रूप में कौन परिभाषित करता है। ठीक है, हु डिफाइंड स्टेट एज अ ह्यूमन कम्युनिटी विच विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी क्लेम्स फॉर इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फिजिकल फोर्स, कौन बताता है भाई। तो देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं भाई। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तो ये जो है मैक्स वेबर की थ्योरी है। पहले मैं आपको इसका जवाब ही दे देता हूँ। मैक्स वेबर क्या कहते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं कि राज्य को वेद बल प्रयोग के एकाधिकार वाले समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। इंग्लिश वालों को बता देता हूँ, इंग्लिश वालों को बता देता हूँ भाई। द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। ठीक है, तो स्टेट क्या बात कर रहा है, ह्यूमन कम्युनिटी। स्टेट मैक्स वेबर डिफाइन करते हैं स्टेट एज अ ह्यूमन कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली क्लेम द मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। तो मैक्स वेबर का मानना था कि स्टेट, जब आप किसी को स्टेट की पावर देते हैं तो वो उसी के साथ में एक और डिमांड रखता है, एक और डिमांड रखता है। वो डिमांड क्या है, वो डिमांड ये है कि वो कुछ हद तक लिमिटेड फिजिकल फोर्स को यूज करने की भी क्लेम करने की कोशिश करता है, और जो कि इनके मैक्स वेबर के अनुसार सही है। ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार सही है। ठीक है, 30th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा मतलब फिलोसफिकल हो जाएगा, इतना पूछते नहीं है आजकल, ये ज़माने वो ज़माने गए। ठीक है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। ठीक है, अच्छा बता दूँ क्या, बताना है क्या, अरे छोड़ दो भाई। ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। जो यूनियन केंद्रीय मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, बताओ भाई, इसका बता दो। क्या वो प्रेसिडेंट के लिए, क्या वो राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई। ये कह रहा है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह रहा है। ठीक है, तो भाई यूनियन काउंसिल का राज्यसभा से लेना देना नहीं होता, ये तो नॉमिनेटेड लोग होते हैं। ठीक है, ये तो नॉमिनेटेड लोग होते हैं ना भाई। ठीक है, तो नहीं, ये तो नहीं होगा। द प्रेसिडेंट के लिए ना वो है क्या, प्रेसिडेंट के लिए है क्या, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो लोकसभा के लिए क्या, हाँ लोकसभा के लिए है। 3rd इसका आंसर होगा, बता देता हूँ। अंडर आर्टिकल 75 सब क्लोज 3। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल बनाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। संविधान के अनुच्छेद
75 सब क्लोज 3 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, ठीक है भाई। तो प्रेसिडेंट के लिए होगी नहीं, ठीक है। प्रेसिडेंट तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट नॉट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, ये अपॉइंट तो करता है, ये अपॉइंट तो करता है दोस्तों, बट इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है वो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडियन डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर तो हेड होता है उसका, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है उसका, ठीक है, बट ये जो है कलेक्टिवली मंत्रिपरिषद के साथ ही लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कहाँ है, नहीं राज्यसभा बता ही दिया मैंने, राज्यसभा से कुछ लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हो गया ना, ये समझ आ गया ना भाई, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लोकसभा के लिए किसके कैसे रिस्पॉन्सिबल है भाई, सारे के सारे लोकसभा के ही चुने हुए वो है ना, ये तो लोकसभा में ही अपने काम को दिखाना होता है, लोकसभा में ही जवाब देने होते हैं इन लोगों को, जानते हैं ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा संबंधित है किससे? द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी इज एसोसिएटेड विद किससे थी, बताओ भाई। क्या ये जीन जैक रूसो थे? जीन जैक्स रूसो थे, एकदम सही है, जीन जैक रूसो थे, जीन जैक रूसो थे। कैसे? ये रूसो के अनुसार संप्रभुता जनता में निहित होती है और सामान्य इच्छा सर्वोच्च होती है। तो ये क्या जैन रूसो के अनुसार संप्रभुता किस में निहित होती है? वो जनता में निहित होती है। किस में भाई? जनता में निहित होती है। ठीक है दोस्तों, हालांकि आजकल उल्टा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, किस में होती है? अंग्रेजी वालों को बता दें, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल। ठीक है भाई। और जो जनरल विल जो है वो सर्वप्रिय होती है भाई, जनरल विल जो है वो सुप्रीम होती है भाई, हालांकि आजकल उल्टा है भाई, जनरल विल सर्वप्रिय होती है, ये सुप्रीम। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा जॉन लॉक के बारे में बताऊं फिर से। ठीक है, तो जॉन लॉक के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया। नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, नेचुरल राइट्स की। ठीक है, और लिमिटेड गवर्नमेंट्स की बात करते हैं। ये एक नया पॉइंट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार, ये ऊपर बताया है। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, हालांकि वहाँ पे लिमिटेड पावर बताए थे मैंने सिर्फ। ठीक है, तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। और कौन है भाई इसमें? और कौन है इसमें? एक थॉमस हॉब्स है भाई, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, यहाँ पे नहीं दिया हुए हैं, थॉमस हॉब्स। ठीक है, उनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, थॉमस हॉब्स। ठीक है, तो वो क्या बिलीव करते हैं? उन्होंने सोवरेनिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बोली हैं। सोवरेनिटी शुड रेस्ट विद एन एब्सोल्यूट रूलर रादर देन द पीपल। तो ये इनका एकदम डिफरेंट व्यू था, इसलिए बता रहा हूँ। इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो हॉब्स का क्या था? हॉब्स का मानना था कि सोवरेनिटी जो है वो पूरी तरह से किस में होनी चाहिए? रूलर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? रूलर में होनी चाहिए। ठीक है, वो होनी चाहिए पूरी तरह से एब्सोल्यूट रूलर में होनी चाहिए रादर देन पीपल। तो वो रूलर में होनी चाहिए, ना कि लोगों में, रूलर्स रादर देन पीपल। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, एक और बता देता हूँ, एक ना जॉन ऑस्टिन है, ये आगे के एग्जाम में काम आ सकता है आपके। जॉन ऑस्टिन देख लो, जॉन ऑस्टिन जो है, ये यहाँ पे दिए भी हुए हैं। जॉन ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन क्या कहते हैं? लीगल थ्योरी, ऑस्टिन जो है वो लीगल थ्योरी ऑफ वो देते हैं, लीगल थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी देते हैं ये। तो ये लीगल थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी देते हैं। लीगल थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी किसने दी है भाई दोस्तों? ये दी है जॉन ऑस्टिन ने। तो इनके अनुसार क्या था? जॉन ऑस्टिन कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहते हैं कि लीगल सुपरमेसी होनी चाहिए, लीगल सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए, जो कि नॉट नेसेसरी द पीपल। ठीक है, तो ये कहते हैं कि कानून की सुपरप्रभुता होनी चाहिए, कानून की सुपरमेसी होनी चाहिए, ना कि लोगों की। जॉन ऑस्टिन की बात कर लूँ तो मैं और कौन बच गया भाई? थॉमस हॉब्स हो गए, जॉन लॉक हो गए, बता दिए मैंने आपको, जॉन रूसो हो गए, और तो कुछ नहीं बचा। चलें आगे बढ़ते हैं। Who define nation as an imaginary community?
नेशन को इमेजिनरी कम्युनिटी के तौर पे कौन डिफाइन करता है, बताओ भाई। हु डिफाइंस नेशन एज इमेजिनरी कम्युनिटी। राज्य को एक कल्पित समुदाय के रूप में किसने परिभाषित किया है, बताओ। क्या वो अर्नेस्ट गेलनर थे, क्या वो रॉबर्ट डेल थे, क्या वो बेनेडिक्ट एंडरसन थे, क्या वो डेविड ईस्टन थे, बताओ भाई कौन थे। चलो एक एक करके डिस्कस कर ले। गार्नर साहब को देख ले। अर्नेस्ट गार्नर की अगर बात करते हैं तो इमेजिन कम्युनिटी बताते हैं भाई, ठीक है। इमेजिन कम्युनिटी, व्हाट डिफाइन नेशन एज एन इमेजिन कम्युनिटी। अर्नेस्ट गार्नर आर्ग्यूड दैट नेशनलिज्म क्रिएट्स नेशन। तो ये कहते हैं कि नेशनलिज्म नेशन बनाता है, नेशनलिज्म नेशन बनाता है, ठीक है, क्रिएट करता है किसको, नेशन को, ठीक है, बट डिडेंट डिफाइन द नेशन एज ए इमेजिन कम्युनिटी। तो ये इनकी जो थ्योरी है वो नेशनलिज्म और नेशन के ऊपर है, इन्होंने इमेजिन कम्युनिटी के तौर पे नेशन को डिफाइन नहीं किया है। तो ये हो गया, ये तो हो गया कट, हमारे बाहर हो गए। रॉबर्ट डेल की बात कर ले। रॉबर्ट डेल, ठीक है, रॉबर्ट डेल की अगर बात कर ले तो रॉबर्ट डेल किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड पोलार्की के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट डेल जो है लोकतंत्र और पोलियार्की के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, डेमोक्रेसी और थ्योरी इन्होंने दी जो पोलियार्की, ठीक है। ये जो दो थ्योरीज हैं वो रॉबर्ट डेल उनके लिए जाने जाते हैं, नॉट फॉर द डिफाइनिंग द नेशन। तो इनका नेशन वगैरह पे कोई उस तरह का काम नहीं दिखता है। अगर बेनेडिक्ट एंडरसन की बात करते हैं तो बेनेडिक्ट एंडरसन अपनी जो इनकी फेमस बुक थी, इनकी एक फेमस बुक थी इमेजिन कम्युनिटीज़। दोस्तों ये याद रखना है, अब ये सब पे क्वेश्चन आएगा भाई, कम्युनिटीज़, ठीक है, इमेजिन कम्युनिटीज़। उसमें क्या कहते हैं, ये 1983 में आई थी, जो 1983 जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ये, डिफाइन नेशन एज एन इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो नेशन को किस तरह डिफाइन करते हैं, ये कहते हैं कि ये इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी है, इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी के तौर पे डिफाइन करते हैं नेशन को, ठीक है, ठीक है। तो कल्पित समुदाय के रूप में अपनी बुक कौन सी, क्या नाम था इनका, बुक का नाम था इमेजिन्ड कम्युनिटीज़, ठीक है। डेविड ईस्टन का देख लेते हैं भाई। डेविड ईस्टन साहब क्या बोल रहे हैं, डेविड ईस्टन साहब बोल रहे हैं, डेविड ईस्टन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस, और वो जो है सिस्टम थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस के लिए जाना जाता है, सिस्टम थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस, सिस्टम थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस के लिए जाने जाते हैं, सिस्टम थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस। यार ये ना हम अपने नोट्स में डिफाइन कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। आप लोग बस हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, ये हम आगे आप लोगों को डिफाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे भाई समझ में, तो इसका जवाब क्या था, इसका बेनेडिक्ट एंडरसन था भाई, इसका बेनेडिक्ट एंडरसन जो है इसका जवाब हो जाएगा। 33rd क्वेश्चन देख लें दोस्तों। 33rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा पढ़ लेते हैं। 33rd को सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन इज रिटन बाय। तो क्या कह रहा है ये, मतलब इसमें तो जरा इतनी हिंदी है भाई। सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन इज रिटन बाय। बताओ भाई, जल्दी बता दो। चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। गैब्रियल एलमेंट एंड जी ब्रिंघम पावेल गैब्रियल आलमेंट और जी बिंगम पावेल जॉइंटली रोट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंटल अप्रोच। तो इनकी जो बुक का नाम था वो क्या नाम था, बता देता हूँ। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच, ठीक है। जी बिंगम पावल एंड सिडनी वर्बा की देख लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, सिडनी वर्बा सह लेखक, ठीक है। तो इन दोनों की जो बुक है उसका नाम था द सिविक कल्चर। इसमें को ऑथर नहीं थे ये, ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं कार्ले, ये क्या है, कार्ले पेटमैन एंड जी बिंगम पावल। तो क्या इनकी बुक का क्या नाम था भाई,
ठीक है, इनकी बुक अभी मुझे याद नहीं आ रही है, इसको छोड़ दिया जाए। गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा जो है इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा। बता देता हूँ, जो सिविल कल्चर 1963 में के लेखक जो है गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा हैं, इसमें 5 देशों की राजनीतिक संस्कृति की तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो जो बुक है ऊपर दी हुई है, ठीक है, द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, इसमें 5 देशों की राजनीतिक संस्कृति की तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो ये कब लिखी गई? वो 1963 में लिखी गई बुक है। ठीक है दोस्तों, देखो यार ये क्वेश्चन मतलब थोड़े नए लगेंगे आप लोगों के लिए, अजीब भी लगेंगे, हो सकता है पहली बार में समझ नहीं आ रहे हो। इसके लिए आप लोगों को लगातार इन सब टॉपिक्स पे को डिस्कस करते रहना होगा, प्रैक्टिस करते रहना होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल राइट्स अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक? ये तो मैं आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, नेचुरल राइट कौन सा नहीं है जॉन लॉक के अनुसार? क्या राइट टू लाइफ नहीं है नेचुरल राइट? नॉट बताना है भाई, देखो नॉट बताना है। ठीक है, नॉट बताना है, जो नहीं है वो बताना है दोस्तों। ठीक है, तो नॉट में मतलब ये तो है, ये है भाई वन ऑफ जो मतलब राइट्स दिए जॉन लॉक ने, जो 3 राइट्स दिए हैं जॉन लॉक ने। टोटल कितने राइट्स दिए? तीन राइट्स बताए हैं। 3 फंडामेंटल नेचुरल राइट्स बताए उन्होंने, 3 फंडामेंटल और नेचुरल राइट्स बताए हैं उन्होंने। उनमें से एक राइट टू लाइफ है। क्या राइट टू प्रॉपर्टी है उसमें? बिल्कुल। तो जॉन लॉक बताते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, नेचुरली पोजेस करता है, नेचुरली कुछ ज़मीन को ऑन करता है। ठीक है, ऑन करता है, अक्वायर करता है। ठीक है, ये नेचुरल चीज़ें हैं इंसान के प्रति। एंड प्रोटेक्ट करता है अपनी लैंड को। तो ये नेचुरल राइट्स हैं। राइट टू लिबर्टी है क्या? यस, राइट टू लिबर्टी है। लिबर्टी इज़ वन ऑफ लॉक्स नेचुरल 3 राइट्स। तो इनके जो अभी बता देता हूँ लास्ट में आप लोगों के क्या क्या 3 राइट्स अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग फिर जवाब जान जाते। तो राइट टू वोट इन्होंने नहीं बताया था भाई, राइट टू वोट इन्होंने नेचुरल राइट्स में नहीं रखा था। तो इसका आंसर पहले तो डी हो जाएगा, ये जान लीजिए। फिर अब मैं बता देता हूँ, ये 3 तरह के 3 राइट्स बताते हैं जिनको नेचुरल राइट्स कहते हैं। पहला था लाइफ, ठीक है, 1, 2 में क्या है? लिबर्टी। ठीक है दोस्तों, लिबर्टी। थर्ड में क्या है दोस्तों? थर्ड में क्या है? प्रॉपर्टी। इन 3 राइट्स को ये नेचुरल या फंडामेंटल नेचुरल राइट्स कहता है। कौन? जॉन लॉक साहब। राइट टू वोट के बारे में बात कर लेते हैं। प्राकृतिक अधिकार नहीं था, बल्कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल राइट था। ठीक है, जो कि जॉन लॉक साहब ने नहीं दिया था। ये क्या है? ये एक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल राइट है, जो कि जॉन लॉक साहब ने नहीं दिया था, मतलब अपने फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख लें। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपीज में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? क्या प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स नहीं है? ठीक है, ये है भाई उसमें। ठीक है, राइट टू वर्क नहीं है क्या? ये है भाई उसमें। इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेज फॉर इक्वल वो नहीं है क्या? ये भी है उसमें। राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई उसमें। ठीक है, पहला तो इसका जवाब जान लीजिए आप, राइट टू इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो राइट प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स किस में है? प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स जो है आर्टिकल 49 है भाई। आर्टिकल 49 है डीपीएसपीज का उसमें दिया हुआ है। तो ये मतलब एक तरह से है, इसमें नॉट पूछा था। और राइट टू वर्क की अगर बात कर लें तो ये आर्टिकल 41 के अंतर्गत आ रहा है, वो भी डीपीएसपीज के अंडर में। ठीक है, और राइट टू इक्वल वेज एंड इक्वल वर्क ये भी आता है। ये कहाँ आता है भाई? ये आर्टिकल 39D में दिया हुआ है भाई, ये आर्टिकल 39D में दिया हुआ है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो आरटीआई जो एक्ट आता है 2005 के द्वारा, उसमें जो है
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को बनाया गया। और ये आर्टिकल किस में है? 19(1) में है। आर्टिकल 19(1) में 19(1) ए में है, सॉरी, ठीक है। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट हो जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो होगा। चलिए क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था भाई संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? ठीक है, UN जनरल असेंबली जीत हुई, उन्होंने UDHR को कब अडॉप्ट किया? क्या वो 10 दिसंबर 1948 था? एकदम सही आंसर है, पहला ही आंसर सही है, ए आंसर है इसका भाई, ठीक है। वो 10 दिसंबर 1948 की बात थी। ये क्या कह रहा है मैं बता देता हूँ इसको। तो UDHR जो है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UN जनरल असेंबली द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस, ये एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, पेरिस में अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और ये जो डेट है वो हर साल ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे मनाई जाती है दोस्तों। ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे मनाई जाती है, ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे मनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया भाई? ठीक है, ठीक है। तो 1948 8 दिसंबर 1948, ये तो मतलब पहले की डेट है, ठीक है। मतलब यार डेट्स पे क्या ही डिस्कस करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। द टर्म पोलार्की इज एसोसिएटेड विद, पोलार्की जो शब्द है वो किससे एसोसिएटेड है ये बताना है। अभी ऊपर पढ़ा है यार, ये क्वेश्चन मत गलत कर देना भाई, ठीक है। तो ये इसका आंसर है रॉबर्ट एडेल है। रॉबर्ट एडेल के बारे में जो है इंट्रोड्यूस करते हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ पोलार्की को, और डिस्क्राइब करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को, ठीक है। कैसे? एक पॉलिटिकल कंपटीशन, पार्टिसिपेशन और जो है मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर के तौर पे, तो पोलार्की की अवधारणा जो है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और जन भागीदारी पर बल दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? रॉबर्ट एडेल ने दिया है, ठीक है। रॉबर्ट एडेल, भाई एक सेकंड, ये जरा मोबाइल वगैरह की आवाज़ आ रही है, मैं इसको चुप करा के आता हूँ, थोड़ा होल्ड करिए आप लोग। सॉरी गाइस, ठीक है। तो रॉबर्ट एडेल ने दिया है भाई ये, ठीक है। अब एंथनी डॉन्स का देख लें थोड़ा, एंथनी डॉन्स ने क्या उखाड़ा है जीवन में, ठीक है। एंथनी डॉन्स ने जो है ना इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी दिया है भाई। क्या दिया? इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। जोसेफ शुम्पीटर ने क्या दिया है भाई, ठीक है। जोसेफ शुम्पीटर ने दिया है कॉम्पिटिटिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और नन ऑफ द अबव का तो क्या ही बताना है भाई, ये तो सुपर हीरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 38th क्वेश्चन है यह। द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की इज फॉर्मुलेटेड बाय, तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो है किसने दिया है? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दिया है भाई? क्या ये जोसेफ शुम्पीटर ने दिया है, सी राइट मिल्स ने दिया है, रॉबर्ट मिल्स ने दिया है, या गेटिनो मॉस्क ने दिया है? ठीक है, बताओ भाई। भाई इनका तो मैंने अभी बताया आपको, जोसेफ शुम्पीटर का। तो क्या दिया इन्होंने? कॉम्पिटिटिव थ्योरी दी है, कॉम्पिटिटिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी दिया है इन्होंने, ठीक है। सी राइट मिल्स का बता दूं, सी राइट मिल्स पावर यूनिट थ्योरी की बात करते हैं,
ठीक है, पावर एलीट थ्योरी, पावर एलीट थ्योरी की बात करते हैं ये, ठीक है। रॉबर्ट मिसेल्स की बता दूं, ये आयरन लॉ और ओलिगार्की की बात करते हैं, यही हैं आपके वो महान भाव, आयरन लॉ एंड ओलिगार्की की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है ये भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो गया सी। क्या है इसका मतलब? इनका मतलब है रॉबर्ट मिसेल्स का जो कॉन्सेप्ट था, उनका कहना था आप कितना भी बड़ा स्टेट हो, कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अल्टीमेटली एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल या लीडर्स के अंतर्गत आ जाती है जो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और अपनी ओलिगार्की सेट कर लेते हैं। समझ आ गया भाई? जैसे आज हमारे देश में कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर गैंग की बात करते हैं, तो उसी तरह की बात है। तो रॉबर्ट मिसेल्स की जो है वो कहते हैं कि आप कितना भी बड़ा स्टेट हो, कितने भी लोगों के बलिदानों पे बना हो, आखिर में वो जाके कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में रह जाता है, और वो जो स्मॉल ग्रुप होता है वो अपनी ओलिगार्की सेट कर लेता है उस स्टेट पे। ठीक है, ठीक है भाई। इसका बता देता हूँ फिर, गोटानो मोस्का का। गोटानो मोस्का की बात कर लेते हैं। तो ये रूलिंग क्लास थ्योरी देते हैं दोस्तों, रूलिंग क्लास थ्योरी, रूलिंग क्लास थ्योरी, ठीक है यार। ये अगर आपको ये थ्योरीज अच्छे से जाननी है तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं, इन सब सारी थ्योरीज को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए, वहाँ पे अपना क्वेश्चन रेज करिए, जो कोई दिक्कत आएगी उसको तुरंत वहीं पे सॉर्ट किया जाएगा, लिंक दिया जाएगा अगर कुछ नहीं मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस्ड एज ऑफ वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 to 18, कब रेज हुआ है, बाई विच आर्टिकल? बताओ भाई, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 to 18? बताओ भाई कौन सा था वो? क्या वो 39 था? क्या वो 39 था? नहीं, 39 नहीं था, ठीक है। तो 39 जो संविधान संशोधन था वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के चुनाव संबंधित मामलों से संबंधित है। तो क्या है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वीपी और पीएम, इन लोगों का जो इलेक्शन है उससे संबंधित है। 44th की बात कर लें, 44th जो है, ठीक है, 44th क्या है? ये इमरजेंसी के बाद 1976 का कानून है, 78 का है, जो कि कई डेमोक्रेटिक राइट्स को रिस्टोर करता है, ठीक है। बट ये एज को नहीं रिड्यूस करता है, तो ये भी गलत है हमारा। 61 है क्या? ठीक है, हाँ 61 है, 61 है गाइस। 61 क्या कहता है बता देता हूँ। तो ये 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया? 1988 में आया, पहली बात तो ये जान लीजिए। तो ये क्या कहता है? ये वोटिंग राइट्स को 21 से घटाकर 18 कर देता है, ठीक है। और क्या कह रहा है ये? ठीक है, किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया इन्होंने? आर्टिकल अमेंड जो इन्होंने किया वो आर्टिकल 326 था, ठीक है। और ये कब से इफेक्टिव हुआ? ये 1989 से इफेक्टिव हो गया ग्राउंड पे, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट को तो आप जानते हैं, ये क्या कहना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहलाया जाता है, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहलाया जाता है, ठीक है। हो गया भाई? चलिए 40th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। हु सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मस्ट बी हेल्ड हायर देन पब्लिक मोरालिटी? किसने कहा कि संवैधानिक नैतिकता को सार्वजनिक नैतिकता से ऊपर रखा जाना चाहिए? बताइए किसने कहा है ये? क्या ये गांधी जी ने कहा है? भाई गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, बट इसकी बात नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है क्या? जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के बहुत बड़े पक्षधर थे, बट ये वाली स्टेटमेंट इन्होंने भी नहीं दी है। सरदार पटेल जी की बात करें क्या? सरदार पटेल जी ने की रोल था इनका प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाने में, बट इन्होंने भी ये कोटेशन नहीं दिया था। तो ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या कहना था कि संवैधानिक नैतिकता को सार्वजनिक नैतिकता से ऊपर रखा जाना चाहिए। क्यों? ठीक है,
ताकि डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सोशल मोरालिटी से ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, क्लियर भाई। 41 पे आ जाते हैं, 41 पे आ जाते हैं दोस्तों, 41 पे आ जाते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनिशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच केस। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यार ये थोड़ा कटा हुआ है, थोड़ा हिंदी में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनिशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच केस। तो बेसिक जो वो है स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो कब लाया, तो केशवनंद भारती केस में आया क्या वो? बिल्कुल सही बात है, ये केशवनंद भारती केस में ही आ रहा है। अब एक्सप्लेन भी कर देता हूँ एक ऑप्शन को। ठीक है, केशवनंद भारती केस में आ रहा है, देखो बता देता हूँ। तो ये केशवनंद भारती केस कब होता है? 1973 में होता है, 1973 में होता है। 13 जजेस की एक बेंच बैठती है, 13 जजेस की एक बेंच बैठती है। ठीक है, और वो कहती है अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ अल्टर नहीं कर सकता, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता भाई, ये इन्होंने कहा। ठीक है, तो केशवनंद भारती केस हो गया। मिनर्वा मिल्स केस की बात कर लें। मिनर्वा मिल केस कब हुआ है? ये 1980 में आ रहा है, 1980 में मिनर्वा मिल केस। ठीक है, और ये जो है ये रीअफर्म करता है और स्ट्रेंथन करता है बेसिक स्ट्रक्चर एंड डॉक्ट्राइन को, बट इसको ओरिजिनेट नहीं करता है। मतलब ये स्ट्रेंथन करता है बट ओरिजिनेट नहीं करता है। ठीक है, 1980 में आता है मिनर्वा मिल केस, ये स्ट्रेंथन करता है, ये जो है मजबूत करता है, ओरिजिनेट नहीं करता है, यानी कि इसकी शुरुआत नहीं करता है। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस की अगर बात कर लूँ, शंकरी प्रसाद केस कब था? 1951 में आया। ये क्या कहता है? तो ये इन्होंने बेसिक उसको स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन को मजबूत किया। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस क्या कहता है? ठीक है, ये संसद की जो है संशोधन करने की क्षमताओं को जो है मान्यता देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो संसद की संशोधित शक्तियों को मान्यता देने का काम किसने किया है? शंकर प्रसाद केस जो हुआ 1951 में, बट बेसिक डॉक्ट्राइन इससे ओरिजिनेट नहीं होता है। ठीक है, फिर गोलकनाथ केस है भाई, गोलकनाथ। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट केस हैं, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है जब भी इंडियन उसकी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ये कब हुआ? 1967 में हो रहा है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? ठीक है, इसमें कहता है कि संसद जो है उनकी शक्ति जो है सीमित है। ठीक है, उनकी शक्ति सीमित है, और कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। हालांकि ये जो है बाद में ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेंड नहीं कर सकता पार्लियामेंट। जब यही स्टेटमेंट जो है केशवनंद भारती केस में जाके बदल दी जाती है, केशवनंद भारती केस में जाके बदल दी जाती है, उसमें फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़छाड़ कर सकता। ठीक है भाई, 41 हो गया। आ गया ना समझ में? केशवनंद भारती केस है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैज एडेड द वर्ड सेक्युलर टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट ने, ठीक है, सेकुलर शब्द जो है प्रीएम्बल में जोड़ा है, वो बताना है आप लोगों को। क्या वो 44th अमेंडमेंट था? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि 44th अमेंडमेंट जो था वो इमरजेंसी के बाद में कई सारे डेमोक्रेटिक राइट्स को सेफगार्ड करता है, उसमें सेकुलर शब्द पे बात नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। 42nd था क्या? 42nd था क्या? तो 42nd अमेंडमेंट कब हो रहा है? ये हो रहा है 1976 में। ये क्या कहता है? ये 3 शब्दों को ऐड करता है। पहला सोशलिस्ट, ठीक है, दूसरा सेकुलर, तीसरा इंटीग्रिटी।
पहली बात तो आपका आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, ठीक है, देख रहे हो इमरजेंसी के तुरंत बाद मारा 1976। ठीक है, इन 3 शब्दों को जोड़ता है ये। 43rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है भाई? 43rd अमेंडमेंट बता दो। ठीक है, ठीक है, ये इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ कानूनों को रिपील कर देता है, रिपील करता है। ठीक है, रिपील यानी हटा देता है, हटा देता है। इनका इससे कुछ लेना देना नहीं था। 94th जो है वो इलेक्शन रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स से डील करता है। इलेक्शन रिलेटेड आप लोगों को ऊपर भी बताया, इलेक्शन रिलेटेड में किसका था? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वीपी और पीएम वगैरह के जो इलेक्शन से उनसे डील करता ही है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन 43rd है। क्वेश्चन 43rd आप लोग इसका बताइए, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन 43rd। इसका बताइए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ दोस्तों, है ना। तो ये कह रहा है, पहले एक बार ये देख लें कितना समय हो गया हम लोगों को। 46 मिनट्स हो गए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, डीपीएसपीज जो है 4th पार्ट में इंडिया के दी हुई हैं, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो बेसिक सा अगर इसको एक शब्द में कहूँ तो डीपीएसपीज कहाँ से ली गई, कहाँ से ली गई हैं वो बताना है। क्या वो यूएस से ली गई हैं? तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन तो डीपीएसपी जैसी चीज़ें रखता ही नहीं है भाई, वो हम ले कहाँ से लेंगे? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है ही नहीं, है ही नहीं भाई। ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मेनली जो है फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है। यहाँ से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, जुडिशियल प्रोटेक्शन। यूके की बात कर लें, यूके से क्या लिया है हम लोगों ने? कैबिनेट गवर्नमेंट। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ और एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये 3 चीज़ें जो हैं, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं वैसे तो, पर ये 3 चीज़ें मेरे को अभी ध्यान में आ रही है, ये जो हैं यूके से ली गई हैं। आयरलैंड की बात कर लेते हैं, आयरलैंड की बात कर लेते हैं। डीपीएसपीज जो हैं, जो कि 4th पार्ट में दी गई हैं, 4th पार्ट के कहाँ से? आर्टिकल 36 to 51 में जो दी गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं? वो आयरलैंड से ली गई हैं। तो इसका ये सवाल सही जवाब हो जाएगा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कब बन रहा है? 1937 में। ठीक है दोस्तों, इनका मकसद क्या था भाई डीपीएसपीज का? डीपीएसपीज का मकसद भी समझ लीजिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड गवर्नमेंट को गाइड करना पॉलिसी मेकिंग में, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का ध्यान रखना जब भी हम कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, उन सारी चीज़ों में। फ्रांस की बात कर लें दोस्तों, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, प्रियम्बल में जो है, कहाँ दिया हुआ ये? प्रियम्बल में। ठीक है, सोर्स ऑफ वो नहीं लिया गया है यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, 44th पे आ जाएं। ठीक है भाई, 44th पे, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितने कार्यकाल के लिए होता है बताइए? ये तो हलवा सवाल है, इसका तो आप एक झटके में जवाब दे दोगे। ठीक है, ये 6 साल का है भाई, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं? चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। 6 साल के लिए इनको बताया जाता है। पहले दूसरी बात, जो 1/3 ऑफ मेंबर हैं वो हर साल रिटायर कर जाते हैं। ठीक है,
हर साल नहीं, सॉरी, हर 2 साल में रिटायर कर जाते हैं, हर 2 साल में, 2 साल में रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट हाउस होता है हमारा, जो राज्यसभा है परमानेंट हाउस होता है, PH। ठीक है, 6 साल के लिए होता है। फोर्टी फिफ्थ देख लें। In order to ensure free and fair elections and to conduct all elections to the panchayats, the power is vested with them। पंचायतों के सभी चुनावों को कराने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की शक्ति निहित है। किस में निहित है भाई बताओ? क्या वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है? सवाल समझ पाए? पंचायत का चुनाव कराने की बात हो रही है, किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है क्या? ये चुनाव, पंचायत के चुनाव तो नहीं कराते हैं ये किनके कराते हैं? ये पार्लियामेंट के चुनाव कराते हैं। ये किनके चुनाव कराते हैं? पार्लियामेंट के चुनाव कराते हैं। ठीक है, ये स्टेट के चुनाव कराते हैं, स्टेट लेजिस्लेटर के लिए। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट और VP के चुनाव कराते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट में तो कैसे ही हो सकता है यार, क्या ही बात है ये। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट में नहीं होता है। क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन में होता है? हाँ जी, स्टेट इलेक्शन कमीशन में होता है। बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा। ठीक है, आर्टिकल 243 के एक है, आप लोगों ने सुना होगा। ये कहता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज करेगा, डायरेक्ट करेगा और कंट्रोल करेगा। किसको? सुपरवाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल करेगा पंचायत चुनाव को। क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा, डायरेक्ट करेगा और कंट्रोल करेगा पंचायत इलेक्शन को। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन करता है, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन करता है, इंडिपेंडेंट फंक्शन करता है। ठीक है, स्टेट के अंदर में। और गवर्नर की अगर बात कर लें तो गवर्नर जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं, बट चुनाव नहीं कराते। स्टेट इलेक्शन कमीशन को कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, बट चुनाव नहीं कराते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। पंचशील, विच बिकम द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना वॉज साइंड इन द ईयर। पंचशील का सिद्धांत, जो भारत और चीन के बीच संबंधों का एक पथ प्रदर्शक सिद्धांत बना, किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? हाँ भाई, 1954 में किया गया है। कब बता, पूरी डिटेल बता देते हैं। इसमें भी 29 अप्रैल 1954 की बात थी जब ये साइन हुआ, 1954, इंडिया और चाइना के बीच में, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है दोस्तों, इंडिया और चाइना। चलिए, उन्नीस 1955 की अगर बात करें तो बंडूंग कॉन्फ्रेंस होती है, बंडूंग कॉन्फ्रेंस होती है। अब इनको और डिटेल में जानना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का कौन सा वो अमेंडमेंट है जो कि पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की शक्ति देता है? क्या वो आर्टिकल 343 है? नहीं, आर्टिकल 343 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह से डील करता है। ठीक है, आर्टिकल 368 है क्या? बिल्कुल है, आर्टिकल 368 है, सही बात है। ठीक है, आर्टिकल 358 के बारे में बात कर लें, ये सही जवाब है। आर्टिकल 358 जो है वो डील करता है किससे भाई?
बता दो। ये सस्पेंशन ऑफ, बताओ भाई, ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। 348 किससे डील करता है भाई, बताओ जरा। ये न्यायालयों में, न्यायालय की जो भाषा है कि भाषा से डील करता है, यानी कि द लैंग्वेज विच यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लेजिस्लेशन, उससे डील करता है आर्टिकल 348। 48 क्वेश्चन, लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई या इनिशिएट की गई। राजीव गांधी ने बनाई थी क्या, नहीं, इन्होंने नहीं बनाई थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एशियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को अच्छा किया था। एशियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन पे ध्यान दिया था इन्होंने, ठीक है। वीवी नरसिम्हा राव ने ये काम किया था भाई, ये सही जवाब है इनका। लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन 1991 to 1992 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वीवी। इनका एम क्या था भाई इसका, इनका एम था स्ट्रेंथन करना इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज किसके साथ में, साउथ ईस्ट के साथ में दोस्तों, ठीक है। मनमोहन सिंह ने इस लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्सपेंड किया है। आई के गुजराल जाने जाते हैं गुजराल डॉक्ट्राइन के लिए। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों। 49 पे आ जाओ तुरंत प्रभाव से। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना और करेक्ट बताना है, ठीक है। बताओ भाई, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कर लो, जल्दी से कर लो, ठीक है। सीटों की बता देता हूं मैं। सीटों कब बन रहा है भाई, सीटों बन रहा है 1954 में। सार्क कब बन रहा है भाई, 1985 में। नाटो कब बन रहा है भाई, 1949 में। वार्सो पैक्ट कब आ रहा है भाई, 1955 में। अब इनको मिला लो, ठीक है। तो सीटों 1954, ए का फोर्थ इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया, ये डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है। तो बचे ये, और सार्क 1955, 2 का 3 हमारा इसी में है, तो ए आंसर है हमारा, ठीक है। ए आंसर है हमारा। देख लिया भाई, सीटो 1954, सार्क 1985, नाटो 1949, वार्सो एक्ट 1955, ठीक है। 55th क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। 55th क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार, थोड़ा ना टाइम देखते रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मुझे ना एक दो काम और हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क वो कंट्री बतानी है जो सार्क की मेंबर नहीं है, ठीक है। क्या म्यांमार नहीं थी, सही आंसर है, म्यांमार सार्क की मेंबर नहीं है। म्यांमार इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, ठीक है। ये किसकी मेंबर है, इट इज़ मेंबर ऑफ एशियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस है। सार्क करंटली, सार्क की जो है अभी 8 मेंबर नेशंस की जो है मेंबर हैं, ठीक है। बता देता हूँ। नंबर 1 उसमें कौन है भाई, बताते हैं, रुक जाओ अभी बताते हैं, पहले बाकी डिस्कस कर लें। तो बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश जो है वो फाउंडिंग मेंबर है, यहीं पे ऐसे ही डिस्कस भी हो जाएगा, फाउंडिंग मेंबर है। मालदीव की बात कर लें। सार्क जो है एक्चुअली इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी जान लो आप। सार्क इस्टेब्लिश हो रहा है कहाँ पे, 1985 में ढाका में एक और चीज़ बनी थी, 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी भाई ढाका में, मुस्लिम लीग।
अफ़गानिस्तान देख लें, अफ़गानिस्तान नहीं है। अच्छा अफ़गानिस्तान है, सॉरी यार सॉरी। अफ़गानिस्तान ने जो है 8th मेंबर के तौर पे ज्वाइन किया था 2007 में, 2007 में ज्वाइन करता है ये। ठीक है। मालदीव है तो क्या, मालदीव है क्या, मालदीव भी फाउंडिंग मेंबर है भाई, सार्क का फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने 50 क्वेश्चन तक किया है, बाकी का जो है हम आगे करेंगे। ठीक है, बाकी का हम बाद में करें। बताओ, या फिर अभी कंटिन्यू कर लें। मुझे लगता है अभी इसको यहीं रखते हैं, फिर बाद में करते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप लोग इस सीरीज़ को, और हम लोग सीटेट वाली सीरीज़ भी जो है प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए, और एनसीईआरटी की हमारी एक सीरीज चली रही है, और हम टीजीटी चंडीगढ़ का जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है आप लोगों के लिए एक फुल फ्लेज्ड कोर्स लेके आ रहे होंगे इस चैनल पे। आप लोगों को एक पैसा, एक कौड़ी, एक ढेला नहीं देना पड़ेगा, बस आप लोग हमारे साथ इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। हम आपका पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यहाँ पे क्लियर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों, बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। ध्यान रखिए अपना।